रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछले लेक्चर में हम इंथैल्पी चेंजेस को पढ़ रहे थे, इंथैल्पी चेंजेस की डिफरेंट टाइप्स को। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का और इंथैल्पी चेंज का रिलेशन क्या है। मतलब जब भी कोई फिज़िकल या केमिकल चेंज आता है तो हमें पता है कि एनर्जी चेंज होती है। जब हम दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं तो जैसा कि अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिलाकर हम वाटर बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके दो चीज़ें उससे बनाएं तो वहाँ पर हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए। जब भी कोई ऐसे फिज़िकल या केमिकल चेंज आता है तो हमें एनर्जी को जब भी कोई फिज़िकल या केमिकल चेंज होता है तो इस तरह एनर्जी में चेंज ज़रूर आता है। तो जो एनर्जी चेंज होती है वो हमें ये बताती है उसकी अमाउंट जो है वो कितनी एनर्जी चेंज आया है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ हुई है। वो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताती है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक हैं। जब कोई फिज़िकल चेंज होता है सॉलिड से कोई लिक्विड या लिक्विड से गैस में, तो इंथैल्पी चेंज जो होती है उसकी स्ट्रेंथ जो हमें बताती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। इंथैल्पी चेंज ऑफ फिजिकल चेंज वेपराइजेशन कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंथैल्पी चेंज है ये हमें बता सकती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को मेल्ट करते हैं, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस सॉलिड में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लिक्विड में उससे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर हम एक लिक्विड को हीट करना शुरू करें, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो जब बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट आ जाता है तो उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो अब जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया है तो वो वाली हीट जो है वो इस्तेमाल होगी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिक्विड को जब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट इस्तेमाल होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए होती है। जब लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ब्रेक डाउन होता है, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतनी ही इंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगी। The amount of heat required to convert 1 mole of liquid into vapor at boiling point is called the molar heat of vaporization। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, एक मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, उसे हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा डेल्टा एच वी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट्स मीन उस मॉलिक्यूल में उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। डेल्टा एच वी इज़ एक्चुअली मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो डेल्टा एच वी है इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है कि एक्चुअली जो है वो ये मेजर है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो जो इंथैल्पी चेंज है, जब फिज़िकल चेंज होती है कोई तो मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में, तो इसमें 3 तरह की इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती हैं। अब उन तीनों तरह की जो इंथैल्पी चेंज है उनमें हम कंपैरिजन को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इन्हें आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ लार्जर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो लार्जर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन की डेफिनेशन देखते हैं। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर होती है कन्वर्ट करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। जो सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट रिक्वायर होती है उसे हम हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। और जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर होती है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब हमें पता है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब हम
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी एज़ कम्पेयर टू जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी वजह से जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ये लार्जर होती है देन हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। Heat of vaporization is the amount of heat required to convert amount of liquid into vapor, while heat of sublimation is the amount of heat required to convert fixed amount of solid into vapors. Since intermolecular forces are stronger in solids than liquids, hence it's difficult to vaporize a solid than a liquid, hence heats of sublimation are larger than heat of vaporization. वो यही बता रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होती है। तो अब एज़ कम्पेयर टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन इन लिक्विड्स, हैंस मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इज लेस दैन हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस पॉइंट को समझने से पहले भी हम सबसे पहले हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन को देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो तो हमने ऊपर भी देख लिया, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें रिक्वायर होती है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर होती है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप देखेंगे जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट ऑफ फ्यूजन ये कम है हीट ऑफ वेपराइजेशन से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो सॉलिड है उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड में भी पाई जाती हैं। जब सॉलिड लिक्विड में जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इतना ब्रेक नहीं करना पड़ता, क्योंकि लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम्प्लीटली ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि वेपर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती। इसलिए जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कम होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन से। हीट ऑफ फ्यूजन में हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को डायरेक्ट हीट ऑफ फ्यूजन में हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कम हीट रिक्वायर होती है, और जबकि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। तो यहाँ से आप थ्योरी को नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, ताकि आपको पॉइंट्स बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट जनरली ग्रेटली ब्रोकन, hence convert liquid into but to convert liquid into vapor intermolecular forces are largely broken, then vaporization requires more energy than fusion। जो वेपराइजेशन है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लार्जली ब्रेक करना पड़ता है, और जो फ्यूजन है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लार्जली ब्रेक नहीं करना पड़ता। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो आयोडीन है उसकी हायर हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है दैन इट्स फैमिली मेंबर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अगर हम हेलोजेंस को देखें, यहाँ पर इस टेबल में हेलोजेंस को दिखाया गया है। सबसे ऊपर फ्लोरीन होती है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ जब होता है तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। अब आयोडीन जो है वो उसका साइज़ उसके दूसरे ग्रुप मेंबर एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसका साइज़ बड़ा है। बड़ा साइज़ होने की वजह से आयोडीन में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं पाई जाती हैं, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है, इसलिए इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा है इसके फैमिली मेम्बर से। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने की वजह से आपको पता है कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, ये बात हमने पीछे डिस्कस की है पिछले वाले लेक्चर्स में। तो आयोडीन सिंस R2 हैज़ considerably large size than its family member, therefore it has
polarizability and less strong and more strong intermolecular forces. Due to this, it's difficult to break intermolecular forces in iodine, hence it has high heat of sublimation. आयोडीन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, इनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है, इसलिए इसी हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं इनकी भी हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच वी, डेल्टा एच एस एंड डेल्टा एच एफ है, यानी इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, जो इंथैल्पी चेंजेस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लाइक वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है, इसलिए इनमें इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दस लार्जर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू break these intermolecular forces and to convert their physical state from solid to liquid, liquid to vapor and solid to vapors. Hence, polar substances have higher value of delta Hv, delta Hs and delta Hf. पोलर सब्सटेंस की जो एग्जांपल्स हैं उनमें H2O है, H2S है और NH3 है। ये पोलर सब्सटेंसेस हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली उनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है, इसलिए पोलर सब्सटेंसेस की जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट आप अगर इस टेबल में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले वाटर जो है उसमें हमें पता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। इसकी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो +40.6 है। उसके बाद NH3 की 21.7 है। जिस तरह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो रही हैं उसी तरह डेल्टा एच वी की वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो रही हैं। अगर हम हैलोजेंस में देखें तो फ्लोरीन की जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हम हैलोजेंस में नीचे की तरफ फ्लोरीन की जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो सबसे कम है। जैसे जैसे हम हैलोजन में नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, हैलोजन वाले ग्रुप में, तो नीचे की तरफ हैलोजन का साइज़ बढ़ता जाता है। साइज़ के बढ़ने की वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं और इनकी डेल्टा एच वी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, इनको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनमें जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे ही डेल्टा एच वी की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि डेल्टा एम जब एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। जब पोलराइजेबिलिटी मिलती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स, वो हमारा नया टॉपिक है लिक्विड से रिलेटेड ही। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। ये कंसेप्चुअल हैं तो आपको नोट्स बनाए होंगे तो आप बाद में रिवाइज़ करेंगे, एक दफ़ा रीड करके तो आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी से आपको रिवाइज़ हो जाएंगे। आपको पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।